Okay, so let's start. So today we are going to discuss the interview questions for our topic for RAP. ठीक है, तो RAP is also a routing protocol. जैसे EIGRP एंड OSPF हैं, और जैसे उनका काम है ऑटोमेटिकली उसे एड्रेस लर्न करना. इन द सेम वे रिप का भी यही काम है. इट इज़ द ऑटोमेटिक लर्निंग. ऑटोमेटिक ये लर्न आप रूट करता है. ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन आंसर, लेट मी डिस्कस एक ओवरऑल क्या है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ रिप के बारे में आपसे. सो इजी होगा क्वेश्चंस को समझना. ठीक है, तो थोड़ा सा रिप का वर्किंग में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे पहले, एंड देन वी विल डू. सो लेट्स सी कि आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क है. मैं नेटवर्क बना रहा हूँ. ठीक है, R1 ये राउटर 1 है, राउटर 2, ये राउटर 3 है. ठीक है, इसके इधर यहाँ पे लैन है, ये यहाँ पे लैन है, ये इधर लैन है. ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं राउटर्स. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 10 का सबनेट यूज़ हो रहा है, 24, और ये 1 है, ये 2 है. यहाँ पे लेट्स से 20 का सबनेट है, 024. यहाँ पे 1 है, ये 2 है. लेट्स से इधर 192 का नेटवर्क है, 192.168.1.0. प्लीज़ गाइज म्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगी. ये 2.024 और ये 192.168.3.0. तो जो रिप काम करता है, सबसे पहले रिप के बारे में मैं बताऊं आपको. तो रिप का जो वो है फुल फॉर्म है राउटिंग, हाँ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है. ठीक है, ये काम कैसे करता है, ये अपने सारे जो एक जो राउटर है, किसी भी एक राउटर को अगर मैं लूँ, तो ये जो राउटर है ये कंप्लीट जो कहते हैं ना, कंप्लीट राउटिंग टेबल जो है वो दूसरे के साथ शेयर करते हैं. तो रिप स्पीकिंग प्रोटोकॉल्स के जो राउटर्स हैं वो कंप्लीट जो अपना राउटिंग टेबल है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. तो R3 जो है वो R2 के साथ करेगा, R2 जो है वो R1 के साथ करेगा. क्यों? क्योंकि R1 एंड R2 नेबर है, एंड R3 एंड R2 नेबर्स हैं. तो अब क्या होगा, बिकॉज R2 जो है वो कॉमन नेबर है, तो R2 की वजह से R1 और R3 जो राउटर्स हैं इन्हें इन प्रोटोकॉल, इन नेटवर्क्स के बारे में पता चलेगा. ठीक है, तो 192.168.3.0 और इसके बारे में 192.168.1.0. ये R1 एंड R2 को रूट जो लर्न होगा R2 की वजह से. और ये आप ये कह लो कि ये तीनों रिप स्पीकिंग वो हैं राउटर्स हैं, तो एक दूसरे को कंप्लीट, मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करेंगे अपनी. ओके, तो अब इसमें ना टेबल ज़रा क्रिएट करते हैं. टेबल कैसे ये यहाँ पे बनेंगे. लेट मी जस्ट क्रिएट टेबल. टेबल हम देखते हैं क्विकली, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे.
तो अगर R3 के लिए देखूँ, R3 का टेबल, ये R2 का टेबल और ये R1 का टेबल। तो R3 का जो टेबल होगा उसमें क्या क्या सबनेट होगा, इसमें नेटवर्क 192.168.1.0। दूसरा क्या होगा, एक तो ये नेटवर्क है कनेक्टेड, एक ये होगा और एक दूसरा ये नेटवर्क होगा कनेक्टेड। तो ये है 10.0.0.0। ठीक है, इसमें AD की वैल्यू क्या होगी, अगर याद हो तो कोई बता सकता है। AD की वैल्यू हमने जब हम वी वर डिस्कसिंग राउटिंग कॉन्सेप्ट, तो उसमें AD हमने डिस्कस किया था। 120। नहीं, देखो रिप के लिए तो 120 होगा, ठीक है। सॉरी, हाँ AD, नो नो ठीक है, AD इज ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट होप काउंट्स। होप काउंट्स क्या होगा, कोई बता सकता है? रिप जो है रिप जो है होप काउंट के, जो हमने डिस्कशन किया था मैट्रिक्स, अगर याद हो तो रिप जो है होप काउंट को एज ए मैट्रिक्स लेता है, ठीक है। तो होप काउंट से क्या मतलब है कि नेक्स्ट कितने होप पे वो है, कि जैसे R3 है, अगर R3 को यहाँ तक पहुँचना है लैन तक, ठीक है, तो कितने होप पे है, ये ज़ीरो है, ये तो खुद को ज़ीरो रखेगा जब होप काउंट लेगा, तो ये ज़ीरो है। तो ये R2 कितने होप पे है, 1 पे है, ठीक है। तो इस तरीके से होप काउंट्स होते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से होप काउंट की वजह से जो रिप है वो अपना राउट और शॉर्टेस्ट पाथ कह सकते हो अपडेट करता है। तो यहाँ पे दोनों नेटवर्क अभी हमने डाला, ये 0 0 है, क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है इसके, R3 के। तो इस पे होप काउंट जो है यहाँ पे ये 0 एंड ये 0 होगा। इसी तरीके से R2 पे चलते हैं पहले। तो यहाँ पे भी दो नेटवर्क है। दो नेटवर्क कौन सा, एक 192 का है, 192.168.2.0, दूसरा यहाँ पे 10.0.0.0। यहाँ पे एक और नेटवर्क है, कौन सा है, 20। यहाँ पे 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड है। तीसरा है यहाँ पे 20.0.0.0। इसमें जब होप काउंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी ये 0 होगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक दिस इंटरफेस एंड दिस इंटरफेस, तीनों का होप काउंट 0 होगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह R1 में आते हैं, तो R1 पे क्या है, 192.168.3.0 एंड सेकेंड है 20.0.0.0। इसमें अगर होप काउंट आप देखोगे तो इसमें भी होप काउंट यहाँ पे 0 एंड 0 होगा। तो अभी तक आप ये देख रहे होगे होप काउंट सारे में 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि जो जितने भी राउटर्स हैं ये रिप हमने कॉन्फ़िगर किया है और इन लोगों ने अपना राउटिंग टेबल क्रिएट कर लिया, बट अभी एक्सचेंज नहीं किया है। जैसे ही ये राउटर्स एक दूसरे से राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेंगे, R3 R2 से, R2 R3 से, R1 R2 से, R2 एंड R1 से, ये क्योंकि दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, R3 एंड R1, तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो अब अगर जब ये एक्सचेंज कर लेंगे टेबल, तो इसमें रूट कैसे बनेगा, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होप काउंट का सारा गेम चलता है। तो R3 पे अगर मैं बात करूँ तो R2 इसे अपना राउटिंग टेबल देगा, ठीक है। तो R2 जब इसे राउटिंग टेबल देगा, उससे पहले R2 को R1 से भी राउटिंग टेबल मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले R1 ने R2 को राउटिंग टेबल अपना एक्सचेंज कर दिया, यानी कि ये और ये डालेगा। तो क्योंकि
अब 20 का नेटवर्क तो कॉमन है, इसके पास ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसके पास भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस नेटवर्क को, इस एंट्री को ये डिस्कार्ड कर देगा और ये किसको रखेगा अपना 192.168.1.3। ये जो नेटवर्क है ये इसके टेबल में नहीं है, तो यहाँ पे जो एंट्री वो करेगा इस नेटवर्क की करेगा 192.168.3.0। अब होप काउंट क्या होगा, जब R1 के पास होप काउंट इसका 0 है, ठीक है, तो इसके पास यानी कि R2 जो है वो होप काउंट 0 है, ठीक है, और इससे लिए R1 कितने पे है, 1 पे है, और R1 पे ये 0 है, तो यहाँ पे होप काउंट क्या हो जाएगा 1। ये एंट्री समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर में यही सारी चीज़ें आएंगी। किसी को कंफ्यूजन इस एंट्री के ऊपर? नो सर। ओके, इसी तरीके से अब हम मानते हैं कि R2 का जो ये टेबल ये अपडेट हो गया है। अब R2 जो है जब इधर ये टेबल भेजेगा अपना R3 को, ठीक है, तो R3 क्या करेगा, R3 देखेगा कि इसके पास 190 कौन सा कॉमन है, सिर्फ 10 का नेटवर्क कॉमन है, तो ये सारे एंट्रीज करेगा 192 का, जिसमें .2 है, ठीक है, .3 ये भी लेगा, और ये 20 वाला ये भी लेगा, ठीक है, और ये 20 का नेटवर्क ये भी लेगा। तो अब देखो कि ये होप काउंट क्या रखेगा, .2 का यहाँ पे होप काउंट कितना है 0, यानी कि इसके लिए R3 के लिए होप काउंट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि नेक्स्ट होप पे रीचेबल है R2 है। .3 यहाँ पे कितना है होप काउंट 1, यानी कि इसके लिए 1 है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 2, और 20 जो है वो 0 है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 21। ये समझ में आया एंट्री? अगर ये दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ जाए तो रिप आपको समझ में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इस एंट्री में R3 में? नहीं? तो जो लैन का नेटवर्क एडवर्टाइज किया तो उसका होप काउंट 1 है, राइट, और डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए आपने मतलब बताया बोला कि 0 है। हाँ, जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स होते हैं ये तो डायरेक्टली है, ठीक है, तो ये तो 0 रहेगा ही इसके नेटवर्क टेबल में, राउटिंग टेबल में। इसे फिर एडवर्टाइज कहाँ से मिला, इसे यहाँ से R2 से जब टेबल मिलेगी, R2 से टेबल कौन सी मिलेगी, उसे ये टेबल मिलेगी, ठीक है, तो इसमें से R2 में ये जो दो एंट्रीज हैं, एक्स्ट्रा 3 एंट्रीज एक्स्ट्रा हैं, एक एक 2 और 3, ये तो कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसको तो डिस्कार्ड कर देगा। तो ये 3 को ये अपने एंट्री राउटिंग टेबल में एंटर करेगा, क्योंकि ये इसको नहीं पता, तो ये राउटिंग लर्न करेगा अपने नेबर से। तो अब इसमें कैसे ये होप काउंट को मैनेज करेगा, वो ये ऐसे कि जो राउटर 2 को होप काउंट जिसके लिए 1 है, ठीक है, या 2 होता या 3 होता, कुछ भी होता, लेट्स से यहाँ से पहुँचने के लिए राउटर को R2 को किसी भी राउट तक पहुँचने के लिए 3 स्टेप्स लग रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए तो ये 0 है, तो एक स्टेप बढ़ गया ना, यहाँ से एक इंक्रीज हो गया, तो 1 ये हो जाएगा और प्लस ये 3 हो जाएगा, तो एक इसलिए ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो राउटिंग टेबल, यहाँ पे ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये इसीलिए हुआ है, क्योंकि ये तो जब होप काउंट करता है ना, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि राउटर 3 जब होप काउंट को कंसीडर करेगा तो क्या अपने आप को काउंट करेगा, नहीं करेगा, अपने आप को होप काउंट 0 कंसीडर करता है और नेक्स्ट वाले से काउंटिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये
पूछूं आप लोगों से कि अगर R2 जो है इसे यहाँ पे अपडेट देगा, ठीक है, अपने राउटिंग टेबल पे, तो क्या एंट्री होगी? कोई बता सकता है? ये वाला भूल जाओ, ठीक है, ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं। इन तीनों में बताओ क्या एंट्री होगी, सिर्फ इन तीनों का यहाँ पे क्या एंट्री होगी? कौन सा नेटवर्क एंटर होगा यहाँ पे? सर 10 का नेटवर्क डाला जाएगा तो। ठीक है, 10.0.0.0 होप काउंट। होप काउंट बताओ शरीफ। होप सर होप काउंट 2 रहेगा 2। होप काउंट 2 रहेगा? तो हाँ सर। क्यों? एक मिनट, R2 का है ना, ये R1 का है ना, सॉरी R1 का है। तो ये एक मिनट, एक तो सर होप काउंट तो इसका 1 ही रहेगा 1। 1 रहेगा ना, देखो 10 तो यहाँ पे तो हाँ 0 है ना, यानी कि हाँ एक ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है, होप काउंट एक ही तो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ये वाला, सर, राइट राइट 1 रहेगा 1। तो ये 1 रहेगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें 192.168.2.0, इसमें होप काउंट क्या होगा? सर वो 0 रहेगा सर उसका। 0 कैसे होगा? 1 के लिए ना, मैं समझा R2 का है वो, तो R1 का 2.0, तो ये भी सर एक ही रहेगा। करेक्ट, ठीक है, ये भी एक ही रहेगा। अब सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो भी राउटिंग का अपडेट उससे आएगा, मेरे नेबर से आएगा, अगर मेरे नेबर को कहीं पहुंचने में लेट्स से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो सेम जगह पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा? 10 किलोमीटर तो आपके घर से, और मेरे घर से आपका डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो 5 + 10 15 किलोमीटर। सिंपल लॉजिक, समझ में आया? R1 है, R2 है और R3 है, तीनों स्पीकिंग वो हैं। ठीक है, अब R2 को लेट्स से R3 तक पहुंचने के लिए, मैं होप काउंट के बारे में बाद में बात करूंगा, सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, जो भी मैंने बोला 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर से ये 5 किलोमीटर है। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि R1 से R3 तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑफ कोर्स ये होगा डिस्टेंस यहाँ तक, इसमें ये 5 और ये +10 15 होगा, 15। ये 15 होगा। इन द सेम वे, अगर इसके पास कहीं पे भी पहुंचने का होप काउंट जो भी होगा, होप काउंट इसके पास जो भी होप काउंट होगा, लेट्स से 5 है, कहीं पहुंचने का 6 है, कहीं 4 है, कहीं 3 है, तो R1 से वो होप काउंट में क्या होगा? एक यहाँ पे जो होप काउंट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, 6 है तो ये 7 हो जाएगा, 4 है तो ये 5 हो जाएगा, 3 है तो ये 4 हो जाएगा, 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब बात करते हैं कि रिप जो है वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो अब ये क्लासफुल क्या होता है? तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये वीएलएसएम को सपोर्ट नहीं करता। वीएलएसएम आप लोग पढ़ना क्या होता है, ठीक है, समझ में ना आया तो हम क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। मैं क्लासफुल बताता हूँ। कितने क्लास के आईपीज होते हैं, कोई बता सकता है? देखो, हाँ सर, क्या बोले आपने? कितने क्लास के आईपीज होती हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, सर सुना है कभी? क्लास बोले तो क्लास ए बी, डी, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, डीई भी होता है जिसे यूज नहीं करते हम,
वो दूसरी चीज़ों के लिए होता है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीन होता है और तीनों का वो होता है जो सबनेट होता है। क्लास ए का 8 होता है, क्लास बी का 16 होता है, क्लास सी का 24 होता है। ठीक है। तो क्लासफुल से मतलब ये है कि जो रिप है वो आप कोई सा भी अगर क्लास ए का कोई नेटवर्क आपने डाला है, ठीक है, तो वो अपने साथ इस इंफॉर्मेशन को लेके नहीं जाता। वो मान लेता है कि ये जो आपने क्लास ए का है, अगर इसको आपने सबनेटिंग भी कर दिया है, इसको लेट से आपने कर दिया 10.0.2.1 पे, आपने लेट से 24 का सबनेट ऐसे सबनेटिंग कर रखा है अपने नेटवर्क में, और आपने रिप चला दिया है, तो रिप कहेगा कि बस ये जो नेटवर्क है ना, इसके लिए ये नेटवर्क 10.0.2.1 है /8। ठीक है। तो इसको ये क्लासफुल राउटिंग ही मानता है, ये इसी को समझता है, ये इसको नहीं समझता। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपने जो एक दूसरे को नेबर्स को अपडेट करता है उसमें ये सबनेट को कैरी नहीं करता। ठीक है। तो इसलिए इसे क्लासफुल राउटिंग मानते हैं, सिर्फ क्लास ए, बी एंड सी को ही समझता है, वो सबनेटिंग को नहीं समझता। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, ये हमेशा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। दूसरा, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स अभी मैंने आपको समझाया व्हाट इज रिप मैट्रिक्स। तो रिप यूजेस होप काउंट एज इट्स मैट्रिक टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ। ठीक है। सपोर्ट मैक्सिमम 15 होप। अगर कोई भी राउटर जो है फार फ्रॉम 15 होप्स है तो उसे कंसीडर किया जाता है अनरीचेबल। यहाँ पर एक मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई नेटवर्क आपने बनाया है जिसमें आपने 15 से ज़्यादा होप काउंट है, तो जो 16वां होप काउंट होगा, जो राउटर 1 है वो उसको अनरीचेबल मानेगा, वो उसको काउंट ही नहीं करेगा। ठीक है। बट ये CCNA लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। बट जब अगर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो एक एक्सेप्शन है, वो है कि एक ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। इसके अंदर तरीका होता है मोर देन 15 होप्स काउंट को कंसीडर करने का नेटवर्क में। बट इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा उस पे है, डीप में जाना पड़ेगा। तो आप BMA पढ़ना, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। तो आपके लिए जो अभी तक जो आंसर है वो ये है कि वो अनरीचेबल होगा। ठीक है। इसके बाद आता है टाइमर। देखो, रिप जो है ना, बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है। रिप यूज़ कहाँ होता है? रिप यूज़ होता है स्मॉल नेटवर्क्स में। क्यों? क्योंकि रिप के काम करने का तरीका बहुत थोड़ा सा वो है, अलग है एज कंपेयर टू EIGRP और OSPF। रिप जो है थोड़ा सा स्लो कन्वर्ज करता है। मींस अब कन्वर्ज क्या होता है? कन्वर्ज होता है कि अपने जो राउटिंग टेबल को अपडेट करना, एडवर्टाइज करना, वो थोड़ा स्लो करता है, पहली चीज़। दूसरा, वो फुल एडवर्टाइज करता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो वो करता है वो ये है कि वो रूमर्स की तरह, जैसे एक किसी मोहल्ले में, किसी सोसाइटी में कोई रूमर्स फैलता है ना, एक पड़ोसी को दूसरे ने कुछ बताया, दूसरे को तीसरे ने बताया, तीसरे को चौथे ने, तो इस तरीके से ये एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। ऑल्दो एक इसमें प्रोविज़न होता है कि जैसे एक राउटर R1 है। ठीक है। इसको अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कशन करूँगा कि R1 जो है, जो अपडेट R2 को देगा, सेम अपडेट R2 जो है R1 को नहीं देगा। ठीक है। ये एक बेनिफिट है यहाँ पे। लेकिन जो पड़ोसी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, वो सब एक दूसरे को बताते रहते हैं, ऐसा कोई प्रोविज़न उसमें नहीं है। लेकिन रिप में प्रोविज़न है सॉरी, कि जो R1 जो है वो R2 को जो अपडेट दिया है, सेम अपडेट R2 नहीं देगा उसको, वो देखेंगे अभी। सॉरी गाइस।
ओके, तो अब टाइमर की बात करते हैं। तो रिप में 4 तरीके के टाइमर होते हैं: रूट अपडेट टाइमर, रूट इनवैलिड टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर एंड रूट फ्लश टाइमर। अभी क्या होते हैं वो देखो। रूट अपडेट टाइमर जो है वो R1 जो है, जब R2 को कोई अपडेट जो है वो 30 सेकेंड्स पे देता है, ठीक है। और अगर 180 सेकेंड्स तक R2 को कोई अपडेट नहीं आया R1 से, ठीक है, तो R2 R1 को इनवैलिड मान लेता है। मीन्स ये इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता फिर, ठीक है, इनवैलिड मान लेता है। अभी एग्जिस्टेंस का वो नहीं है, इसे इनवैलिड मान लेता है। इसके बाद उसके बाद आता है फ्लश टाइमर। जब 180 सेकेंड्स तक वेट कर लिया, उसके बाद 180 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स और वेट करेगा, टोटल 240 सेकेंड्स। अगर 240 सेकेंड्स तक बिल्कुल भी अपडेट नहीं आया R2 के पास R1 से, तब R2 जो है क्या करेगा कि इस एंट्री को, जो R1 के जो भी टेबल R1 के थ्रू जो भी उसने एंट्री सीखी लर्न की थी, जो भी उसका अपडेट था, उसको फ्लश कर देगा और खुद भी करेगा, और बाकी राउटर्स को भी जो इससे आगे कनेक्टेड होंगे उन्हें भी बताएगा कि इस एंट्री को फ्लश कर दो, क्योंकि यहाँ से कोई अपडेट नहीं आ रहा। इसके बाद आता है एक होल्ड डाउन टाइमर, ठीक है। होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है कि 180 सेकेंड तक तो हमने वेट किया, उसको इनवैलिड कर लिया। इसके बाद एक टाइमर शुरू हो जाता है होल्ड डाउन का, कि होल्ड करते हैं। अगर उतने 180 सेकेंड्स मोर, अगर उतने देर में कोई रिस्पांस आ गया तो फिर से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं आया तो हम इसको फ्लश कर देंगे। तो अगर टाइमर का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इस तरीके से ये टाइमर काम करते हैं। अगर एक ग्राफ बना के मैं बताऊं आपको, काइंड ऑफ इस तरीके का ग्राफ होता है। ये 30 सेकेंड, जैसे टाइमर एक यहीं से एक साथ स्टार्ट हो जाता है। टाइमर जो है जैसे अपडेट जाना शुरू होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है 30 सेकेंड्स, ठीक है, ये अपडेट टाइमर। उसके बाद ये जो है इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड्स का, ठीक है। उसके बाद 180 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स का ये फ्लश टाइमर। ये ये फ्लश है, ये इनवैलिड है, ठीक है, ये अपडेट है। और ये 180 सेकेंड एक्स्ट्रा है, ये होता है हमारा होल्ड डाउन टाइमर, ठीक है। बट बेसिकली 240 सेकेंड्स में जो है ये अपने राउटिंग टेबल से फ्लश कर देता है एंट्रीज को। तो आप ये देखो कि ये जो है 30 सेकेंड्स जो है काफ़ी ह्यूज टाइम है किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए और अपडेट करने के लिए। जो EIGRP हैं एंड OSPF है, वो 5 सेकेंड्स में एक्सचेंज कर देता है अपने उसे राउटिंग टेबल्स को, इसलिए हम इसे स्मॉल नेटवर्क में यूज़ करते हैं। अब आता है रिप वर्जन 1 और 2। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो रिप वर्जन 1 में अभी जो हमने बात स्टार्ट की थी, वो बात स्टार्ट की थी कि ये रिप जो है वो क्लासफुल नेटवर्क है। तो लिमिटेशन ये हुई कि रिप चलाने के लिए आप सबनेटिंग नहीं कर सकते हो अपने नेटवर्क में। बट विदाउट सबनेटिंग जो है अब बहुत डिफ़िकल्ट है किसी नेटवर्क को मैनेज करना, क्योंकि हमें लार्ज नेटवर्क में, स्पेशली स्मॉल में तो चल जाता है, लार्ज नेटवर्क में सबनेट करना पड़ता है हमें। तो क्या करें, तो उसके लिए आया रिप वर्जन 2, ठीक है। तो रिप वर्जन 2 जो है वो क्लासलेस प्रोटोकॉल है। क्लासलेस से मतलब ये है कि अब किसी भी क्लास का कोई भी सबनेट कर लो, अब क्लास A के IP को आप सबनेट कर लो 24 के उस पर, क्लास C के उस पर, तो भी ये काम करेगा। क्योंकि
ये जो अपने अपडेट्स में ये सबनेट को लेके कैरी करता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है ये पूछा जाता है, तो मेजर डिफरेंस यही है। और इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो अब यहाँ पे देख लेते हैं। रिवर्जन 1 एंड रिवर्जन 2 काम सेम करता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सिर्फ रिवर्जन 2 अगर आपको करना होता है तो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वर्जन 2 कमांड चलाते हो और ये रिवर्जन 2 कॉन्फ़िगर हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है रिवर्जन 1 होती है, और जैसे ही वर्जन 2 आप चलाते हो, ये कमांड चलाते हो, वैसे ये रिवर्जन 2 कॉन्फ़िगर हो जाता है। और अगर रिवर्जन 2 से 1 पे वापस आना हो तो फिर से आप कमांड चला दो वर्जन 1 से, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आपने रिप किया हुआ उसी में। ठीक है, तो रिवर्जन 1 क्लासफुल प्रोटोकॉल है, रिवर्जन 2 क्लासलेस प्रोटोकॉल है। रिवर्जन 1 जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है अपने अपडेट को, इसलिए काफ़ी ट्रैफिक जो है ना नेटवर्क पे रखता है वो, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये होता है इसका 255.255.255.255। इसलिए लार्ज नेटवर्क में इसे यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये अनवांटेड ट्रैफिक को हमेशा नेटवर्क के ऊपर रखेगा और आपका बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा। ये मल्टीकास्ट करता है, मल्टीकास्ट यानी कि 1 to many, तो 224.0.0.9 जैसे मल्टीकास्ट OSPF एंड EIGRP करते हैं, उसी तरीके से ये भी मल्टीकास्ट करता है। ये देखिए, ये ब्रॉडकास्ट करता है एवरी 30 सेकेंड्स में। ठीक है, और ये ट्रिगर्ड अपडेट देता है। एक बार चेंजेस हो गए, एक बार राउटिंग टेबल एक्सचेंज हो गया, तो फिर जो चेंज हुआ है वही एक दूसरे से एक्सचेंज होगा। हर एक बार फुल राउटिंग टेबल अपडेट नहीं करेगा रिप वर्जन 2, लेकिन रिप वर्जन 1 हर एक बार पूरा का पूरा वो एक्सचेंज करता है राउटिंग टेबल। तो इसलिए ये स्लो माना जाता है राउटिंग प्रोटोकॉल एज कंपेयर टू EIGRP एंड OSPF। ये VLSM को सपोर्ट नहीं करता, ये VLSM को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट नहीं करता, आप चाह के भी ऑथेंटिकेशन इसमें कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। ये ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है MD5। ठीक है, ये करता है। तो ऑथेंटिकेशन से क्या मतलब होता है कि EIGRP एंड OSPF भी करते हैं, ये दोनों हैं। ठीक है, दोनों पे रिप कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये दोनों नेबर बनने के लिए एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन। बट मैंने कहा कि ऐसे नहीं, जब तक दोनों एक दूसरे को ऑथेंटिकेट ना करें तब तक ये दूसरे के नेबर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और यहाँ पे मेरे पोर्ट से कनेक्ट करेगा और वो इसका नेबर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप एक सिक्योरिटी डालना चाहते हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो रिप वर्जन 2 में ये ऑथेंटिकेशन आप ऑप्शन होता है और वो MD5 होता है। इसके बाद एक्सप्लेन लोड बैलेंसिंग इन रिप। यस, रिप जो है लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है आपके ट्रैफिक को। ठीक है, सो रिप कैन परफॉर्म लोड बैलेंसिंग ओवर अप टू 6 इक्वल पाथ्स। अगर कहीं से आपको रीच करने की जो वो है, सो अगर आपके पास लेट्स से, इसका मतलब ये है कि आप ये मान लो कि R1 से बीच में और राउटर्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे, और ऐसे समझो R1 से ये है R5, यहाँ तक पहुँचने के मल्टीपल पाथ्स हैं और सबकी जो कॉस्ट है, और कॉस्ट है मीन सबका जो होप काउंट है वो सेम है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, अलग अलग उस पर। तो आप चाहो तो ट्रैफिक को लोड बैलेंस भी कर सकते हो। ठीक है, कि कुछ ट्रैफिक इधर से जाए, कुछ इधर से जाए, कुछ इधर से, कुछ इधर से। तो ये ऑप्शन भी है रिप के अंदर। ये समझ में आया? नहीं, अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेन स्प्लिट हॉरिजन। ये देखो, इसमें क्या होता है कि ये जो स्प्लिट हॉरिजन है, द स्प्लिट हॉरिजन फीचर प्रिवेंट्स अ रूट लर्न वन इंटरफेस फ्रॉम बीइंग एडवर्टाइज बैक आउट ऑफ दैट सेम इंटरफेस। इट मीन्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि R1 एंड R2 एक दूसरे को जो
अपडेट भेजेंगे तो R1 ने जो अपडेट यहाँ भेजा हुआ है, ठीक है, तो सेम अपडेट R2 R1 को नहीं देगा। मीन जो अभी हम टेबल बना रहे थे तो हमने टेबल में क्या किया कि जो टेबल जैसे 10 का नेटवर्क R2 के पास भी था और 10 का नेटवर्क R1 के पास भी था, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब टेबल इधर से अपडेट कर रहे थे हमने कहा कि ये टेबल में ऑलरेडी एंट्री है तो ये 10 को डिस्कार्ड कर देगा, तो वो वही है। इसके स्प्लिट हॉरिजन की वजह से ये फीचर इसमें मिलता है, ठीक है। स्प्लिट हॉरिजन है इस वजह से ये सेम जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करते। मींस कि R1 को जो इन्फॉर्मेशन R2 से मिली है, सेम इन्फॉर्मेशन R2 जो है वो उसको सॉरी R1 सेम इन्फॉर्मेशन R2 को नहीं भेजेगा। उसका आता है रूट पॉइजनिंग। ये भी ये देखो, ये जो 6th एंड 7th ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है हमेशा इंटरव्यू में। What is route poisoning? So with route poisoning, when a distance vector routing protocol notice that a route is no longer valid, the route is advertised with infinite matrix. ठीक है, रूट पॉइजनिंग का मतलब ये है सिंपल, जो अभी हमने बात की कि 15 होप काउंट तक तो वो मानता है वैलिड, उसके बाद उसको इनवैलिड मान लेता है, ठीक है। तो जो हम 16th को जो मैट्रिक्स को जो हम बात कर रहे हैं कि 16 मैट्रिक्स पे उसे वो रूट पॉइजन मानता है, मीन्स वो रूट इनवैलिड है उसके लिए। इसका मतलब यही है। सर स्प्लिट हॉरिजॉन रूल क्या होता है, जरा समझाएंगे? कौन सा? स्प्लिट हॉरिजॉन रूल। देखो स्प्लिट हॉरिजन में क्या है, सिंपल अभी हमने बात की थी जब टेबल हम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। जब हमने टेबल क्रिएट किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने क्या कहा था कि राउटर R1 एंड राउटर R2 ये एक दूसरे के नेबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे वो था 192 का नेटवर्क था 1.68.1.0, ये 10 का सबनेट है, और यहाँ पे 192 का सबनेट था। तो हमने बात कही कि R1 के पास जो एंट्री होगा वो 192 का होगा एंड इस 10 का होगा, और R2 के पास भी इस 2.0 का होगा, ये 2 है, और यहाँ पे भी 10 का भी एक होगा। तो अब देखो क्या है कि जो रूट अगर R1 ने इसको एडवर्टाइज किया कि बॉस मेरे पास ये नेटवर्क है, मेरे पास और ये नेटवर्क है, ये दो नेटवर्क है, तो R1 क्या करेगा, R1 अपने टेबल में सबसे पहले इसको एंट्री करेगा, ठीक है, और इसको डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि ये इसके पास ऑलरेडी है। पहला काम ये करेगा वो, ठीक है, इसको एंट्री कर लेगा जो 1.0 को। अब जब ये टेबल इसकी अपडेटेड है और ये फिर इधर भेजेगा, क्योंकि इसका भी काम है कि R1 को ये अपडेट दे, तो R1 को ये कौन सा एंट्री नहीं देगा, ये वाला जो एंट्री है वो इसको वापस अपने टेबल को अपडेट करने के लिए नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये एंट्री उसने यहीं से सीखा ही है, इसी से इसको पता ही चला, इसको लर्न हुआ है ये रूट R1 से, तो R1 को ये अपने अपडेट में ये एंट्री नहीं भेजेगा। और ये कैसे हम प्रिवेंट करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो होता है, ये है स्प्लिट हॉरिजन। तो स्प्लिट हॉरिजन में क्या होता है कि राउटर जो एंट्री और जो अपडेट उसने अपने नेबर से लिया है, सेम एंट्री और सेम अपडेट अपने नेबर को नहीं भेजेगा, ठीक है। तो अब ये इसको क्या भेजेगा, तो अगर यहाँ पे कनेक्टेड होता R3 राउटर, तो R3 से जो लर्निंग इसको टेबल में मिला होता कि R3 से क्या क्या रूट इसे टेबल में लर्न हुआ है, वो राउटिंग अपडेट्स R1 को भेजेगा, ना कि जो R1 से उसने सीखा है। क्लियर हुआ? यस सर। मीन्स सिंपल से मैं बता देता हूँ
कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ या जो भी बता रहा हूँ, सेम चीज़ आप मुझे नहीं बताओगे। आप मुझे क्या बताओगे? जो आपने किसी और स्टूडेंट से सीखा है, वो चीज़ मुझे बताओगे। ठीक है। अब मैंने कहा कि सेशन जो है एवरी सैटरडे 8:30 पे हम करते हैं इंटरव्यू का। तो अब आप मुझे नहीं बताओगे कि एवरी सैटरडे 8:30 पे हम करते हैं। ये चीज़ आप दूसरे को बताओगे। ठीक है। आप मुझे क्या बताओगे कि कौन कौन ज्वाइन करेगा, इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है। तो ये अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप देखो कितना खतरनाक स्टोरी। अगर एक वो राउटर्स हैं, मल्टीपल राउटर्स हैं जैसे से हमारे पास, ठीक है, और सब एक दूसरे को एक दूसरे की बात बताने लग जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? ये तो लूप बन जाएगा ना यहाँ पे। इस तरीके से पूरा का पूरा लूप हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को अपडेट कर रहे हैं। ये लूप भी बन जाएगा, और ये काफ़ी जो ब्रॉडकास्ट है वो काफ़ी होगा, बैंडविड्थ काफ़ी कंज्यूम होगा, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए ये स्प्लिट हॉरिजन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है रिप के अंदर। ओके, so how do you stop RIP updates from propagating out an interface on a router? ओके, अब एक सिनेरियो ऐसा आया, लेट्स से ये राउटर है, ठीक है, अब यहाँ से R2 है, अब यहाँ पे आपका एक सर्वर कनेक्टेड है R1 पे, लेट्स से, ठीक है, और रिप यहाँ पे भी है, रिप यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो वो है अपडेट है, उसकी आपको ज़रूरत कहाँ है? यहाँ पे अपडेट की ज़रूरत नहीं है। तो समटाइम्स वी डू नॉट वांट रिप अपडेट्स टू प्रोपोगेट अक्रॉस द नेटवर्क, वेस्टिंग वैल्यूएबल बैंडविड्थ। फॉर दिस पर्पस वी कैन यूज़ पैसिव इंटरफेस। ये कमांड यूज़ किया जाता है टू स्टॉप रिप अपडेट्स फ्रॉम द प्रोपोगेटिंग आउट एन इंटरफेस। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस इंटरफेस को ये एडवर्टाइज करे R1 अपने टेबल में। आई डोंट वांट ये, अगर 192 का लेट से वो है 168.1.0, ठीक है, तो ये तो मेरा एंड डिवाइस है यहाँ पे। तो मैं नहीं चाहता, ये 10 का नेटवर्क है, तो बस मैं राउटिंग टेबल में बस 10 का ही नेटवर्क रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसको एडवर्टाइज करने को बेनिफिट नहीं है मेरे। मैं नहीं देना चाहता कि R2 को या किसी भी इसको पता हो कि ये एक मेरे पास नेटवर्क है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, पैसिव इंटरफेस कमांड चला के उस पोर्ट के अपडेट्स को आप स्टॉप कर सकते हो, तो उसके लिए वो अपडेट नहीं करेगा। ठीक है। या फिर एक ऐसे आप समझो सिंपल सा कि रिप रिप है, तो अब ये जो पोर्ट है, मैं इसी सिर्फ पोर्ट की बात करता हूँ, तो ये जो पोर्ट है वो रूट एडवर्टाइज करके करेगा क्या? इसके पास क्या है, जो नेबर क्या है इसके लिए? नेबर तो सर्वर है, तो ये सर्वर क्या करेगा इस रूट को लर्न करके? कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्टाइज करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंड डिवाइस लगा हुआ है। तो अगर किसी भी इंटरफेस पे हमें रिप का जो अपडेट है वो स्टॉप करना है, तो उसके लिए कमांड होता है पैसिव इंटरफेस कमांड। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे कोई सिनेरियो बताओ, तो ये आप सिनेरियो बता सकते हो किस तरीके से हो कि राउटर से ये एंड डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, या फिर स्विच भी कनेक्टेड है तो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे कि इसका प्रोपोगेट करे यहाँ पे पैसिव इंटरफेस पे। ठीक है। विच पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल रिप यूज? पोर्ट नंबर 520 पे यूज़ करता है, ठीक है, पोर्ट, एंड जो प्रोटोकॉल है वो यूडीपी यूज़ करता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी ओएसआई लेयर के किस लेयर पे काम करता है, बताना जरा। एप्लीकेशन लेयर। कोई और? सर ट्रांसपोर्ट तो टीसीपी है, बट आई थिंक सेशन लेवल पे कोई और?
यार एक बात बताओ, सॉरी टू से, हम आपने मोस्टली आपने जब देखा होगा टीसीपी यूडीपी एक साथ देखा होगा, जो आपने पढ़ा होगा टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी कनेक्शन लेस है, और ये ओएसआई के ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, लेयर 4 पे इकट्ठा काम करता है। अप्लीके 4 के बाद तो सारा एप्लीकेशन है। हम प्रोटोकॉल जो ये दोनों काम करते हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। तो सेशन भी मतलब सेशन ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन ले रहे थे ना सर? हाँ सेशन सेशन, मिला नहीं मिला नहीं तो मतलब सेशन वो है, कनेक्शन। देखो सेशन हाँ। है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है, सारे हैं, ठीक है। हम्म। बट जो आप देखोगे, जो हम ओएसआई लेयर को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हम्म। जैसे हम्म। यहाँ पे ये इंटरनेट नेटवर्क लेयर होता है, यहाँ पे आईपी का काम है, यहाँ पे डेटा लिंक हम्म। लेयर है, यहाँ पे फ्रेमवर्क का काम है मैक का, हम्म। ठीक है। ये यहीं पे वो है आपका, यहाँ पे लिंक का काम होता है, फिजिकल केबल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो काम होता है वो इस पे होता है ना, टीसीपी यूडीपी पे। ट्रांसपोर्ट लेयर से वो डिसाइड करता है ना कि ये जो कनेक्शन बनेगा वो कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है। अगर टीसीपी यूज़ हो रहा है या तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि टीसीपी में 3 वे हैंडशेक होता है। और 3 वे हैंडशेक क्या होता है? सोर्स और सेंडर और रिसीवर है, तो ये पहले सिंक भेजता है, सॉरी, ये सिंक भेजेगा, ठीक है। उसके बाद रिसीवर क्या करता है, ये इस अपना सिंक भेजता है, ठीक है, प्लस अपना इस सिंक का एक्नॉलेजमेंट भेजता है। फिर जो ये रिसीव ये है सेंडर है, ये क्या करता है, ये जो ये इसका जो सिंक आया इसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो इस तरीके से ये 3 वे हैंडशेक कंप्लीट होता है, जबकि यूडीपी में नहीं होता। अभी जैसे हम सेशन कर रहे हैं तो ये यूडीपी पे है। अगर यहाँ पे हो सकता है आपको वॉइस ड्रॉप हो जाए थोड़ी देर के लिए, वीडियो आपका वो हो जाए, ब्लर हो जाए, या थोड़ा सा कनेक्शन वो हो जाए, ये यूडीपी पे है ये सारा काम, ठीक है। चलिए, तो रिप जो है यूडीपी को यूज़ करता है प्रोटोकॉल, और इसका जो पोर्ट नंबर है वो 520 है। एडी वैल्यू आप लोगों ने बोला ही था 120 होता है, ठीक है। अब एक आता है रिप एनजी। तो रिप हमने अभी तक क्या पढ़ा? रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, और रिप वर्जन 1 या फिर रिप जहाँ लिखा है तो ये समझना वर्जन 1 की बात हो रही है। जब वर्जन 2 की बात होगी तो रिप के साथ वर्जन V2 लिखा होगा, और जब रिप एनजी की बात हो रही होगी तो भी लिखा होगा। तो रिप एनजी का यूज़ क्यों करते हैं? ये आया क्योंकि IPv6 के लिए, ठीक है। IPv4 पे रिप 1 और रिप 2 काम करता है, और रिप एनजी के लिए रिप एनजी जो है वो IPv6 पे काम करता है। काम करने का तरीका सेम ही है, बट थोड़ा सा कन्फिग्रेशन में चेंज होता है इसके। देखो अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड। इफ ए स्टैटिक रूट अंडर रिप, काम करो इसका ना, पहले आप लोग आंसर दो, मैं पहले आंसर नहीं दिखाता हूँ। If a static root and rip learned root is available on a router, which entry would be chosen by the router to forward the packet? ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कोई बता सकता है? हमने स्टैटिक रूट भी डिस्कशन किया है और आज रिप कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझो सबसे पहले कि स्टैटिक रूट और रिप की बात कर रहा है, ठीक है। इफ ए स्टैटिक रूट हाँ। एंड रिप लर्नड रूट इज अवेलेबल, यानी कि सर स्टैटिक रूट का जो एडी वैल्यू रहेगा हम्म, उस हिसाब से वो रिप का कुछ 120 है, राइट? ठीक है, तो अब स्टैटिक का कुछ आई थिंक कनेक्टेड का 1 है, आई थिंक कनेक्टेड का, आई थिंक का 1 है। तो मेरे ख्याल से स्टैटिक रूट का ही पाथ लेगा फॉरवर्ड करने के लिए। ओके। कोई और?
आंसर करना चाहेगा? आंसर सही है आपका, ठीक है, आंसर सही है, बिल्कुल लॉजिक भी सही है कि स्टैटिक रूट वुड बी चूजन सिंस इट हैज़ अ लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देन रिप। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ये समझ में आया कि ये क्या हुआ यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है तो बताओ और पूछो। ये सेशंस इसीलिए कर रहे हैं कि इंटरव्यू में आप बैठे रहोगे, अब नहीं पूछोगे, अभी डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो इंटरव्यू में आंसर नहीं कर पाओगे। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है एनी टाइम। सर प्लीज रिपीट 12 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो समझो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक राउटिंग टेबल, एक वो है, लेट्स से राउटर है, ठीक है, राउटर पे हमने रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ है और राउटर पे हमने स्टैटिक रूट भी डाला हुआ है। पॉसिबल हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में से रिप से जो एक हमें डिस्टेंस पे जाना है, लेट्स से R1 से हमें यहाँ R2 पे जाने के लिए हमने दो एंट्रीज है मेरे पास। एक एंट्री है रिप के थ्रू, एक एंट्री है कि मैंने स्टैटिक रूट डाला हुआ है। दो रूट है मेरे पास जाने के लिए। तो किस रूट को राउटर चूज करेगा, R1 चूज करेगा R2 तक जाने के लिए? क्वेश्चन ये है। स्टैटिक रूट लेगा सर। करेक्ट। तो इसका पीछे का जो रीज़न है वो सिंपल है कि जो स्टैटिक का रूट का जो एडी होता है वो लेसर है लोवेस्ट देन होगा। रिप से, ठीक है, ओके सर, समझ गया। इसलिए। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अभी तो रिप एंड स्टैटिक का हो सकता है, OSPF हो, EIGRP हो, कुछ भी आपको डाल दे। तो मैंने एक टेबल बताया था आप लोगों को कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वो 0 होता है, जो स्टैटिक होता है वो 1 होता है, 90 EIGRP का है होता है, OSPF 110 है एंड रिप 120 है, ठीक है। ये AD वैल्यूज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन बी स्टोर्ड इन रिप वर्जन 1 पैकेट? बताइए। ठीक है सर, वो सबनेट मास्क नहीं लेगा बिकॉज क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है ना सर, रिप 1। देखो, कोई और आंसर करना चाहेगा? बिकॉज क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में मतलब क्या बाई डिफॉल्ट। आप देखो शरीफ, आपने क्या कर दिया, आपने आंसर तो सही दिया कि वो नहीं लेगा, सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका आंसर क्लासलेस नहीं क्लासफुल होगा, ध्यान रखना। क्लासफुल का मतलब अच्छा होता है कि वो सीधा क्लास उठाएगा, वो ब्रेक नहीं करेगा, क्लास A B and C उठाएगा सिर्फ। क्लासलेस में ओके, हम सबनेटिंग आता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जब हाँ क्लासलेस की बात कर रहे हैं तो हम सबनेटिंग की बात कर रहे हैं, ओके ओके। ठीक है। तो आंसर आपका करेक्ट है होपफुली। ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, इट डज नॉट अंडरस्टैंड क्लासलेस कॉन्सेप्ट लाइक सबनेट्स, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ सबनेट मास्क फील्ड अवेलेबल इन रिप वर्जन 2 पैकेट? यस सर। यस। तो ये रिप का, देखो मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया है, सबसे पहले जो डिस्कशन किया था उसी कॉन्सेप्ट से आपने देखा, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर इजीली कर सकते हो किसी भी चीज़ को। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको पूरा रिप का कॉन्सेप्ट समझाया कि क्या होता है। कोई डाउट है तो आप बताइए, अदरवाइज आप मेल आईडीज़ आप लोग अपना चैट बॉक्स में डाल देना, मैं ये वीडियो एंड डॉक्यूमेंट दोनों शेयर कर दूँगा, ठीक है।